आज हम पढ़ेंगे सम टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखो दो पार्ट तो हो गए हैं। हमने पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। उसके बाद मैंने अभी एनालॉजी समझाई कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। अब यहां पर देखेंगे कि कुछ डेफिनेशन है। कोई भी मिरर है हमारे पास, तो मैंने एक आइडियली एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर है। बताओ ये कौन सा मिरर है? ये जो मैंने बनाया मिरर कौन सा है? क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर जब तक पॉलिश ना हो तब तक हम नहीं पता लगा सकते। तो पॉलिश होना जरूरी है। वैसे तो दिखाई रखा है सी और एफ इधर है, तो ये कॉनकेव भी होगा। अगर सी और एफ भी ना हो तो सबसे पहले तो मिरर का पीछे पॉलिश करना जरूरी होता है। अब इसमें आप देख रहे हो, ये जो हमने स्फेरिकल मिरर से टुकड़ा निकाला, ये जो टुकड़ा हमने निकाल दिया स्फेरिकल मिरर से, एक तरफ एम है और एक तरफ एन है। तो एम और एन, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? है ना, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, एम टू एन, इसको बोलेंगे हम अपर्चर या अपर्चर। अपर्चर। और इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, एकदम बीचों बीच जो पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल। है ना, हिंदी में बोलेंगे ना, पोल को खंबा बोलते हैं ना, खंबा, पॉइंट, पोल। तो अपर्चर का जो मिड पॉइंट है वो क्या आया आपका निकल कर? पोल। अब पोल से कुछ डिस्टेंस दूरी पर यह होता है फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। और इतनी ही बराबर, देखो जितना P से F का डिस्टेंस रहेगा उतना ही F से C का डिस्टेंस रहेगा। तो इस C को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हम स्फेरिकल मिरर लेते थे उसके बीच में जो सेंटर होता था, ये वही दूरी है। तो इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना पॉइंट निकल कर आया। अब देखना यहां पर लेंथ की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो रूल नंबर 1, जितने भी आप डिस्टेंस लोगे वो सारे पोल से लोगे। जितने भी डिस्टेंस लोगे पोल से लोगे। तो पोल कहां है? यहां है। तो पोल से लेके एफ तक का डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ। ऐसे ही पोल से लेके सी तक का डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर का मतलब हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, एकदम बेसिक टर्म्स है। अब बात यहां आती है कि अगर कोई पूछ ले व्हाट इज अपर्चर, व्हाट इज पोल, व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या क्या लिखेंगे? तो चलो देखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। अपर्चर, तो अपर्चर में सबसे पहली डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? अपर्चर क्या होता है? अपर्चर हम बोलेंगे इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर where light comes from the source and reflected, और रिफ्रैक्शन भी यही होगा। तो खैर कॉनकेव इसलिए रिफ्लेक्टेड लिख लो, बोल सकते हैं फ्रॉम द सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट, फ्रॉम इट। तो ये वो टुकड़ा है जहां पे लाइट आती है, टकराती है, टक्कर खाने के बाद लौट जाती है। अगर वो रिफ्लेक्शन हुआ तो आर पार हो जाएगी, अगर वो रिफ्रैक्शन हुआ तो, है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमने कर ली। उसके बाद अपर्चर के बाद आता है पोल। पोल क्या था? तो आप देख पा रहे हैं पोल क्या है? मिड पॉइंट है इस अपर्चर का। तो हम यहां पे डेफिनेशन बना देंगे सिंपल सी। पोल मतलब इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर। फिर आता है फोकस। फोकस क्या होता था? तो सबसे पहली बात, फोकस के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन ली है। यहां पर ये जो आपको दिख रही है ना डॉटेड लाइन, ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहां बनाई है, इस डॉटेड लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन at which pole, focus and center of curvature are located। तो ये लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दूं, मुझे लगता है अगले पेज पे मैंने इसका पॉइंट डाल रखा है। वैसे इट इज एन इमेजिनरी, कुछ भी याद नहीं करना, बस रीडिंग करो और आगे बढ़ते रहो। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, लाइन है ना। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस ऑन विच center, focus and pole are located,
आर लोकेटेड। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। तो हमने अपर्चर पढ़ा, फिर हमने पोल पढ़ा, अब हम फोकस पढ़ने वाले हैं। हम क्या लिखेंगे? इट इज अ पॉइंट, फोकस के लिए लिखेंगे इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल रेज आर कमिंग, वेयर ऑल रेज आर कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर कॉन्वेक्स हुआ तो रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस एक वो पॉइंट है जहां पे सारी रे आती हैं, टकराने के बाद उसी पे जाके गिरती हैं। तो रूल है। तो whenever the light comes from a parallel, whenever the light parallel to the principal axis comes from the source, then it will striking on the surface of aperture and after reflected it will goes to the focus। तो सारी की सारी फोकस पे आके मिलेगी। अगला क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए क्या लिखेंगे? इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो आपने स्फेरिकल मिरर लिया था, है ना, उसका ये मिड पॉइंट होता है। फोकल लेंथ पर आते हैं। अब फोकल लेंथ क्या पड़ी थी? देखना दोबारा डायग्राम। फोकल लेंथ पोल से एफ तक का डिस्टेंस होता है कि नहीं, है ना? तो इसके भी डेफिनेशन पे चलते हैं। सो हम लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? बिल्कुल अभी बेसिक चल रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ये पार्ट लमसम पूरा होता है। अब हम मेरे अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं, क्लासरूम नोट्स हैं, इसमें अगले पेज पे चलेंगे। 4 पेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम 5वें पेज की तरफ आ रहे हैं। अब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट्स फोकल लेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? 2 नंबर में आता है और इसके न्यूमेरिकल तो आते ही रहेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट्स फोकल लेंथ। तो ये क्या होता है, कैसे करेंगे इसे देखना। और यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताऊंगा। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि लेट सपोज, जैसा कि हम देख चुके हैं कि लाइट जो भी है हमारी, वो कहीं से आ रही है। लेट सपोज इंफिनिटी से आ रही है, चाहे कहीं भी आ रही है, पासिंग थ्रू द फोकस हो जाती है। लेकिन यहां पर हमें देखना है कि अगर मैं पोल ले रहा हूं, ये पोल है, पोल से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना कहलाता है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, ऐसा ना? ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? पहला पॉइंट बराबर, पहला पॉइंट तो होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर। अब अगर ये दोनों डिस्टेंस हमारे बराबर हो जाते हैं तो हम पहला पॉइंट यहां पे लिखेंगे कि जो भी हमारा CF है वो CF हमारा FP के बराबर है। दूसरी चीज, पोल से फोकस तक का जो भी डिस्टेंस होता था उसे हम बोलते थे फोकल लेंथ। तो ये होगा स्मॉल f। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल f से। बड़े f को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोकस पॉइंट से। FOCUS, ये पॉइंट होगा फोकस और फोकल लेंथ होगी। ऐसी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, R लेंगे। यस और नो? अरे बोलो ना। तो M to N ये मेरा अपर्चर है ना? M to N हमारा ये अपर्चर है और यहां बीच में क्या लगा हुआ है? पोल लगा हुआ है। अब सिंपल एंड शॉर्ट ये स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन है। अगर आप यहां पर इसी फॉर्मेशन में देखें CP, C to P, तो ये आ जाएगा मेरा CF प्लस में FP। क्या आ जाएगा? CF प्लस में FP। अच्छा, मैं वहां ना लिख के मैं नीचे लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि वहां कुछ बताना भी है मुझे बाद में। सो CP इक्वल टू CF प्लस में क्या हो जाएगा? FP। इसका मतलब जो C से P का डिस्टेंस है वो है R,
C से F मुझे पता नहीं, F से P हमें पता है फोकल लेंथ F होती है, यस और नो। अब देखना ध्यान से, आपको ये सब पता लग चुका है, तो CF का डिस्टेंस भी तो उतना ही होगा जितना FP का होगा, अभी भी लिखा है। तो CF और FP दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फोकल लेंथ, है ना। मिलकर नहीं, इन द सेंस दोनों बराबर होके क्या बनाएंगे, फोकल लेंथ F रहेगी। तो CF को भी F लिख लो, तो R आ गया आपके पास F प्लस F, टोटल मिलके क्या हो जाएगा 2F। तो R का रिलेशन फोकल लेंथ के साथ क्या होता है, डबल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। लेकिन ये सही तभी होगा, ये सही नहीं है। वैसे क्यों सही नहीं है बताता हूं। अगर हमारे पास लेट सपोज यहां लाइट आई, है ना, यहां लाइट आई, इंसिडेंट रे है, टकराई, इंसिडेंट रे है, टकराई और आगे बढ़ी। सो नाउ इंसिडेंट रे हमारे पास आ रही है और इंसिडेंट रे के बाद यहां पर ये फोकस से पास हो जाती है ना। ये बेसिक रूल है लाइट का। लेकिन यहां पर ध्यान से समझना, एक रूल एप्लीकेबल होगा कि अगर यहां पर इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे यहां पर है और ये है रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रे बनती थी, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रे बनती थी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बहुत छोटा होना चाहिए तभी अप्लाई होगा, है ना। अदरवाइज बड़े एंगलों पे अप्लाई नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि कितना छोटा होना चाहिए। इन रेज को बोलते हैं पैरा एक्सियल रे। तो इसका मतलब ये जो रेज आ रही हैं और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम से कम भी नहीं तो 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये बहुत छोटे एंगल होने चाहिए, ये नहीं कि 30 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री पर ये टिल्ट हो रही हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये 5 डिग्री होगा। तो 5 डिग्री से छोटा होने पर ही हम R = 2F बोल सकते हैं, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं इसकी कंडीशन है, इफ ओनली इफ व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन 5 डिग्री और इक्वल टू 5 डिग्री देन द रेज आर पैरा एक्सियल। इन्हें बोलते हैं हम पैरा एक्सियल रेज। तभी ये पार्ट हमारा कैलकुलेट, इसकी डेरिवेशन है क्लास 12th में आएगी, है ना। छोटा सा हम उसको जस्टिफाइड में लेंगे, जस्टिफिकेशन में लेंगे। हालांकि अभी के लिए बस हमें कहीं असर्शन रीजन या केस बेस्ड स्टडी में कोई हमें फंसा दे कि ये तो गलत हो सकता है ना। अभी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ोगे आप आगे आके, तो हम ये बोलेंगे कि ये सही होगा और वो भी तभी सही होगा जब एंगल बहुत छोटे बने। अगर एंगल बड़ा बन गया तो देखिए लाइट कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, और बड़ा कर देगा तो यहीं आ जाएगी, इमेज ही नहीं बनेगी। मान लो ये हमारे पास मिरर है और आप एंगल को बड़ा करते जा रहे हैं, तो आपकी लाइट यहां आएगी और फिर यहां टकराएगी और फिर यहां चली जाएगी, इमेज ही नहीं बनेगी। तो ये लार्ज एंगल पे कभी इमेज बनेगी नहीं और हमें तो इमेज ही बनानी है, तो इसलिए ये पार्ट भी खत्म होता है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड इट्स फोकल लेंथ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।